डेबिट और क्रेडिट, ये दो अल्फाज सुनकर अक्सर लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम अकाउंटिंग के इन बुनियादी उसूलों को इतनी आसानी से समझेंगे कि चाहे किसी का बैकग्राउंड कुछ भी हो, सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब भी जर्नल एंट्रीज की बारी आती है ना, तो एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, किस अकाउंट को डेबिट करें और किसे क्रेडिट। ये किसी पहेली की तरह लगता है ना? लेकिन यकीन करें, इसका हल बहुत ही सीधा और आसान है, और आज हम उसी हल को जानने वाले हैं। अच्छा, तो सारे अकाउंटिंग का जो राज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 बुनियादी कैटेगरीज को समझने में छुपा हुआ है। अगर हम किसी भी लेन देन को इन 5 में से किसी एक में सही तरीके से पहचान लें, तो समझे आधा काम तो वहीं हो गया। जी हाँ, सिर्फ ये एक नंबर 5, यही वो बुनियाद है जिस पर डेबिट और क्रेडिट के सारे उसूल खड़े हैं। तो आखिर ये 5 कैटेगरीज हैं कौन सी? चलें देखते हैं। तो ये हैं वो 5 सतून: असासे, वाजिबात, आमदनी, इखराजात और सरमाया। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम बस ये है कि किसी भी माली लेन देन को इनमें से किसी एक हेड के नीचे पहचान लिया जाए। चलें अब इन पांचों कैटेगरीज को एक एक करके बिल्कुल आसान मिसालों के साथ समझते हैं, ताकि हमारी बुनियाद मजबूत हो जाए। जब ये क्लियर हो जाएगा, तो उसूल खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहला सुतून है असासा, यानी एसेट। आसान लफ्ज़ों में ये कोई भी ऐसी कीमती चीज़ है जो कारोबार की मिल्कियत में हो और मुस्तकबिल में फ़ायदा पहुंचाए। इसकी 2 बड़ी निशानियां हैं। इसकी उम्र आमतौर पर 1 साल से ज़्यादा होती है और इसे दोबारा बेचा भी जा सकता है। मिसाल के तौर पर ज़मीन, इमारत या गाड़ी, ये सब वाज़ेह असासे हैं। इसी तरह हाथ में मौजूद कैश, बैंक में पड़ा हुआ पैसा और यहाँ तक कि वो पैसा जो किसी और ने हमें देना है, ये सब असासों में ही शुमार होता है। अब आते हैं वाजिबात पर, यानी लायबिलिटीज़। ये वो तमाम जिम्मेदारियां या कर्ज हैं जो कारोबार को मुस्तकबिल में अदा करने हैं। सीधे लफ्ज़ों में, वो पैसा जो हमने किसी को देना है। जैसे कि बैंक से लिया गया कर्ज एक बड़ा वाजिब है। इसी तरह अगर किसी सप्लायर से सामान खरीदा है और अभी पैसे नहीं दिए या मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी बाकी हैं, तो ये सब वाजिबात हैं। आमदनी यानी इनकम वो पैसा है जो कारोबार अपने असल काम से कमाता है। चाहे कोई चीज़ बेची जा रही हो या कोई सर्विस दी जा रही हो, इससे जो रकम आती है वही आमदनी है। आमदनी की भी कई शक्लें हो सकती हैं। सामान बेचना सबसे आम मिसाल है। इसके अलावा बैंक में रखे पैसों पर मिलने वाला सूद या किसी काम पर मिलने वाला कमीशन भी आमदनी ही कहलाता है। अब बात करते हैं इखराजात यानी एक्सपेंसेस की। ये वो तमाम लागत है जो आमदनी कमाने के लिए की जाती है। असासों के बिल्कुल बरक्स, इनका फ़ायदा फ़ौरन इस्तेमाल हो जाता है, इनकी उम्र 1 साल से कम होती है और इनकी कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं होती। जैसे दफ्तर का किराया, मुलाजमीन की तनख्वाहें या सफ़र पर आने वाला खर्च, ये सब आम इखराजात हैं। किराया दिया, उसका फ़ायदा लिया और बात ख़त्म। इसे दोबारा बेचा नहीं जा सकता। और आखिर में आता है सरमाया यानी कैपिटल। ये वो रकम है जो कारोबार का मालिक अपनी जेब से कारोबार में लगाता है। ये अकाउंट ख़ास तौर पर मालिक की इन्वेस्टमेंट को दिखाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जबकि हमने ये पांचों कैटेगरी समझ ली हैं, तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। ज़रा सोचें, किराया या रेंट इन 5 में से किस कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल दुरुस्त, किराया एक खर्च है। क्यों? क्योंकि उस जगह को इस्तेमाल करने का फ़ायदा मिलता है और वो फ़ायदा वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है। अदा किए गए किराए को बेचा नहीं जा सकता। तो अब हम आ गए हैं इस तज्ज़िये के सबसे अहम हिस्से पर। अब जबकि 5 कैटेगरीज पहचान में आ गई हैं, तो अब वक्त है इन 2 सुनहरी उसूलों को जानने का जो इन पांचों पर लागू होते हैं, और ये डेबिट क्रेडिट की सारी उलझन हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और ये रहे वो 2 आसान उसूल। बस इन 5 कैटेगरीज को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर लें। पहला ग्रुप है असासे और इखराजात का। जब भी इनमें इजाफा होगा, इन्हें डेबिट किया जाएगा, और जब कमी होगी तो क्रेडिट। दूसरा ग्रुप है वाजिबात, आमदनी और सरमाए का। इनका उसूल बिल्कुल उलट है। जब इनमें इजाफा होगा तो वो क्रेडिट होंगे, और जब कमी होगी तो डेबिट। बस इतना ही, पूरी अकाउंटिंग का राज बस इन 2 उसूलों में है। थ्योरी तो बहुत होगी, चलें अब इन उसूलों को कुछ हकीकी मिसालों पर लगा कर देखते हैं, ताकि ये बात हमेशा के लिए जहन में बैठ जाए। पहली मिसाल लेते हैं। एक मुलाजिम को 50,000 रुपये नकद तनख्वाह दी। पहला कदम, 2 अकाउंट्स कौन से हैं?
تنخواہ اور نقد۔ دوسرا قدم، تنخواہ ایک خرچ ہے اور نقد ایک اثاثہ ہے۔ تیسرا قدم، خرچ بڑھ رہا ہے جبکہ نقد اثاثہ کم ہو رہا ہے۔ چوتھا قدم، اصول یاد کریں، خرچ میں اضافہ ڈیبٹ ہوتا ہے اور اثاثے میں کمی کریڈٹ۔ تو انٹری بنے گی سیلری ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ روہت سے 40,000 روپے نقد قرض لیا۔ پہلا قدم اکاؤنٹس ہے، نقد اور روہت کا قرض۔ دوسرا قدم نقد ایک اثاثہ ہے اور قرض ایک واجب ہے۔ تیسرا قدم نقد اثاثہ بڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی قرض کی ذمہ داری یعنی واجبات بھی بڑھ رہے ہیں۔ چوتھا قدم اصول کے مطابق اثاثے میں اضافہ ڈیبٹ ہوتا ہے اور واجبات میں اضافہ کریڈٹ۔ تو انٹری ہوگی کیش ڈیبٹ، روہتس لون کریڈٹ۔ اور یہ رہی ہماری آخری مثال، چیک کے ذریعے 30,000 روپے کمیشن ملا۔ پہلا قدم اکاؤنٹس ہیں، بینک اور کمیشن آمدنی۔ دوسرا قدم بینک ایک اثاثہ ہے اور کمیشن ایک آمدنی ہے۔ تیسرا قدم بینک بیلنس یعنی اثاثہ بڑھ رہا ہے اور آمدنی بھی بڑھ رہی ہے۔ چوتھا قدم اصول کیا کہتا ہے؟ اثاثے میں اضافہ ڈیبٹ ہوتا ہے اور آمدنی میں اضافہ کریڈٹ ہوتا ہے۔ تو انٹری بنے گی بینک ڈیبٹ، کمیشن انکم کریڈٹ۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، 5 کیٹیگریز اور 2 سادہ اصول۔ یہ وہ چابیاں ہیں جن سے کسی بھی اکاؤنٹنگ انٹری کا تالا کھولا جا سکتا ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ ایک ایسا ٹول ہے جو مالی معاملات میں واضح سوچ اور طاقت دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب جب یہ چابیاں ہاتھ میں ہیں تو کون سا مالی دروازہ کھولا جائے گا؟